हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक D2 तो आज जानते हैं D2 H2O का नाम आपने सुना ही होगा। ये क्या है? ये आपका है वाटर। ये क्या है? वाटर। और वो क्या होगा नहीं जानते हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं, इसी चीज़ को जानेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, 1H1, 1H2 एंड 1H। ये देखिए प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये 3 है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि अगर इसकी और इसकी बात की जाए तो इसमें देखिए 1H2 अर्थात ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके तो इसके ऑक्साइड को वाटर कह देंगे, हाइड्रोजन के ऑक्साइड को वाटर कह देंगे। तो वो हैवी है और उसी का ऑक्साइड है, क्या कह देंगे? हैवी वाटर। क्या? हैवी वाटर, हैवी वाटर। अब देखिए इसका मॉलिक्यूलर वेट भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 20 होता है। उसका मॉलिक्यूलर वेट 15 होता है। अब देखिए दूसरी बात हम देखेंगे कि जो मॉलिक्यूलर वेट की बात किए हैं यहाँ पे, अगर इस दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, if we study it comparatively, so we observe that D2O is less ionic than water. D2O is less ionic than water. So being less ionic, मतलब less ionic होने के कारण जो है ये बहुत सारे आयनिक कंपाउंड जो वाटर डिसॉल्व कर लेता है उसको डिसॉल्व, मतलब हम लोग अगर इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से बात करें तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो H2O का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो D2O से अधिक होता है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात जो होती है ये बात को निर्धारित करता है ये कि ये किसमें डिसॉल्व, कितने सब्सटेंस को डिसॉल्व कर। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ H2O is higher than D2O, so it can dissolve more ionic compound than तब जब हम देखेंगे कि H2O का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? अधिक होता है। इस कारण ये जो है अधिक आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व कर लेता है। और दूसरी बात अगर हम लोग देखें कि क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज की बात देखा जाए, इसकी क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज मतलब जो मात्रा पर इसको हम लोग कहते हैं तो क्वांटिटेटिव मात्रात्मक प्रॉपर्टी, मात्रात्मक प्रॉपर्टी की बात करें तो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो D2O के अधिक होती है क्योंकि इसकी क्वांटिटी अधिक है। इसे हम लोग बात करें MP मध्य प्रदेश नहीं, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये मत समझना कि MP मध्य प्रदेश नहीं, मेल्टिंग पॉइंट। BP भोपाल मत समझना, ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं D2O के वो अधिक होते हैं H2O से, लेकिन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो H2O का होता है वो अधिक होता है। इस कारण जो है वो अधिक आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व कर लेता है। अब देखिए यहाँ पे दूसरी बात हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि D2O भारी होने के कारण जो होता है इसका रेट ऑफ रिएक्शन of D2O is slower than H2। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है D2O का वो H2O का क्या, H2O की तुलना में क्या होता है? कम होता है। तो ये आपका भारी होता है। अब देखिए अगर हम लोग देखें कि 5000 मॉलिक्यूल हम लोग वाटर का लेते हैं, जैसा वाटर का, तो उसमें हैवी वाटर के चांसेस होते हैं
कि हावी वाटर का एक मॉलिक्यूल का ऐसा एक मॉलिक्यूल होता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि हावी वाटर में ये तो होता है, लेकिन इसका जो परसेंटेज होता है वो काफ़ी कम होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि हावी वाटर में जो होता है हावी वाटर में, लेकिन इसका जो परसेंटेज होता है वो काफ़ी कम होता है। जैसे आपने देखा 5000 मॉलिक्यूल में हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कैसे इसको प्रिपेयर किया जाए। तो सो प्रिपरेशन मेथड ऑफ D2O, प्रिपरेशन ऑफ D2O। सो कैसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं? तो पहला मेथड है हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ D2। So there are two methods for preparation of D2O: fractional distillation and second prolonged electrolysis of water। तो इससे हम लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दो मेथड हमने देखा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आप जानते हैं कि वाटर हैवी होने का क्या रहेगा, सॉरी हैवी वाटर हैवी होने का क्या रहेगा, या हम लोग कहते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट है इसका हैवी वाटर को अधिक है। तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होगा क्या कि जब हम लोग वाटर लेंगे तो उसको जब बॉइल करेंगे तो मतलब जो नॉर्मल वाटर होगा वो इसलिए इवापोरेट हो जाएगा, और क्या होगा, इवापोरेट होकर जो है दूसरे फ्लास्क में कंडेंस होकर दूसरे फ्लास्क में चेंज होता रहेगा। ये प्रोसेस हम लोग लॉन्ग समय तो कुछ मतलब काफ़ी समय तक करते हैं, तो इससे हमें क्या मिल जाता है, D2O मिल जाता है। या हम लोग प्रोलॉन्ग डेज से इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। क्यों प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं? हम यहाँ पे देखते हैं कि जो यहाँ पे ये वाटर में जो इसकी मात्रा होती है वो काफ़ी कम होती है, तो हमें एक मॉलिक्यूल D2O प्राप्त करने के लिए कम से कम 5000 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोलिसिस होगा। इसलिए हम कहते हैं प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो दो मेथड हैं इसके, प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हम लोग दो मेथड इसका यूज करते हैं। और नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इसके बारे में, तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ D2O, you will see chemical properties of D2O is that, so here we will discuss chemical properties of D2O means heavy water. Chemical properties so you might be knowing that D2 is the isotopes of hydrogen, but it is heavier. Means all the isotopes have same chemical properties. So the D2O has same chemical property like H2। मतलब हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो isotopes होते हैं वो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, दिखाते हैं। दे शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे जो D2O है वो हाइड्रोजन का आइसोटोप है। तो हाइड्रोजन के ऑक्साइड को हम लोग वाटर कहे हैं, इसके ऑक्साइड को हैवी वाटर कहे हैं। तो हैवी वाटर और ध्यान देखिए, हैवी वाटर और नॉर्मल वाटर के जो केमिकल रिएक्शंस होंगे वो सेम होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन ये हैवी होने के कारण जो इसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो थोड़ा स्लो होगा। लेकिन जो प्रॉपर्टीज होगी सेम होंगी, लेकिन ये हैवी होने के कारण जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ये स्लो होगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज से शो करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं रिएक्शन विद मेटल। क्या देखते हैं? रिएक्शन विद मेटल। देखो यहाँ पे मैं तुलनात्मक लिखूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे अगर मेटल ले लें
और ये वाटर से रिएक्ट करता है, ध्यान देंगे, तो ये वाटर से रिएक्ट करेगा तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन रिलीज करेगा। ये देखिएगा, इसको 2 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए। हमने कहा सेम रिएक्शन करता है, देखो कैसे सेम करता है। अगर यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 2Na प्लस 2D2O लेते हैं, ये बनेगा 2NaOD प्लस D2, तो क्या हो गया, वो गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या होगा आपका ड्यूटूरो सोडियम ड्यूटूरो ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, ठीक है, सोडियम ड्यूटूरो ऑक्साइड, ध्यान रखेंगे, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ड्यूटूरो ऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पे दूसरे रिएक्शन की बात करें, अगर हम लोग देखते हैं रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, तो एक एग्जांपल हम लेते चलते हैं। जैसे मेटल ऑक्साइड हमने ले लिया Na2O, इसके क्रिया कराइए, रिएक्शन कराइए, इट रिएक्ट विद वाटर एंड इट फॉर्म्स व्हाट 2NaOH, ओके, so we have to do same reaction, it shows same reaction, and instead of that if we have taken A2O, so what it will form sodium deuteroxide, अब देखिए यहाँ पे तीसरा हम लोग रिएक्शन लेते हैं, रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स, अब देखिए यहाँ पे तीसरा रिएक्शन हो गया। देखिए नॉन मेटल हमने ले लिया H2 एंड H2 रिएक्ट विद इट फॉर्म्स H2SO4। अगर इसके साथ में हम लोग क्या ले लेते हैं, D2O ले लेते हैं, तो वो क्या बनाएगा D2SO4, तो इसको हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं, ऐसे जगह नहीं कि ड्यूटूरो सल्फेट, इसको हाइड्रोजन सल्फेट, इसको ड्यूटूरो सल्फेट। अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन है, हम लोग देखते हैं रिएक्शन, देखिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप लोग ध्यान दें, यहाँ पे ये रिएक्शन जो है सेम एज वाटर होता है, अगर आप वाटर के बारे में पढ़े हैं तो ये रिएक्शन आपका सेम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तीसरा हम लोग देखते हैं रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बाइड CaC, तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बाइड 10th क्लास में आप पढ़े हैं रिएक्शन, ये रिएक्शन करेगा और ये बना देगा H2O, रिएक्शन करेगा और ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मीथेन। अगर यहाँ पे हम लोग D2O ले लेते हैं, ध्यान देंगे, तो ये क्या बनाएगा आपका, इसको बैलेंस भी कर देते हैं, ये 2CaD4 प्लस CaOD होल, तो यहाँ पे ड्यूटूरो मीथेन प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ड्यूटूरो मीथेन आपका यहाँ पे प्राप्त हो गया है, तो यहाँ पे आप कर दीजिए, ये हो जाएगा 5 कर दीजिए, ये आपको बैलेंस है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप देखेंगे यहाँ पे, एक मिनट, इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका कैल्शियम 2A और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, let us see now, sorry children for this, so here it is C2H2 and here 2H2O and here 2D2O and here यहाँ पे कर देंगे C2D2, तो ये आपका एसाइक्लिन होता है, ये ड्यूटूरो एसाइक्लिन। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं रिएक्शन विद एल्युमिनियम कार्बाइड, रिएक्शन विद एल्युमिनियम कार्बाइड देखते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन विद एल्युमिनियम कार्बाइड। नेक्स्ट और लास्ट है रिएक्शन विद एल्युमिनियम कार्बाइड, रिएक्शन विद एल्युमिनियम कार्बाइड।
तो यहाँ से देखो एल्यूमिनियम कार्बाइड से रिएक्शन करेगा, या हम लोग कहीं कहीं हाइड्रोलिसिस आदि भी कह देते हैं, तो कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस ऐसा भी कहा गया है कहीं। तो इसका अगर हम देखें तो एल ओ डी प्राइस प्लस 3DC, यहाँ पे सोडिक आपको प्राप्त हो जाएगा, अरे हो जाएगा कि 12H2। तो ये हो गया आपका जो है प्रॉपर्टीज, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यूसेज, तो यूसेज में हम लोग देखते हैं कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सॉरी ये हैवी वाटर होता है, इसका न्यूक्लियर रिएक्टर में ऐसे मॉडरेटर यूज किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में इट इज यूज्ड in nuclear reactor as moderator. Use as मॉडरेटर। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो है मॉडरेटर के रूप में यूज किया जाता है। इसी का हम लोग लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, देखते हैं हाइड्रोजन गैस एज फ्यूल। लास्ट टॉपिक 2 मिनट लेंगे आपका। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो होता है, ध्यान देंगे, ये फ्यूल के रूप में यूज होता है, और इस फ्यूल के द्वारा जो व्हीकल्स चलते हैं जहाँ भी यूज़ होता है, ये लेस पोल्यूशन देता है, ये कम्प्लीटली बर्न होता है। और इसका कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, जो हाई होता है। आपने लोअर क्लास में 8th क्लास में पढ़ा होगा कि जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो हाइड्रोजन का हाई होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हाइड्रोजन को ऐसे फ्यूल के रूप में उपयोग किया जाता है, और हम लोग ये कह सकते हैं कि ये मतलब एक अच्छा फ्यूल है और इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जब इसको उपयोग किया जाता है मतलब हाइड्रोजन को, तो जो एयर में नाइट्रोजन होता है उसके पॉल्यूटेंट्स इसमें बढ़ सकते हैं। तो मतलब जो है जो हाइड्रोजन होता है वो जब एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है, तो वो क्या करता है, उसमें जो नाइट्रोजन कंपोनेंट्स होते हैं, जो नाइट्रोजन कंपोनेंट होते हैं, उसके कारण उसके ऑक्साइड एज ए पॉल्यूटेंट के रूप में उपस्थित होते हैं। और इसके बारे में मतलब जो है कैलोरीफिक वैल्यू या एनालिसिस को देखने के लिए आप टेबल 9.5 को देख सकते हैं। और एक चीज़ हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हर देखिए यहाँ पे मैं भूल गया कि जो बायोलॉजिकल रोल होता है इनका, या बायोलॉजिकल रोल होता है, मतलब जैसे हम लोग की एक्टिविटी होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो एक्टिविटी होती है वो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में या बायोलॉजिकल रोल आप डी टू, तो ये बायोलॉजिकली रूप से अच्छा नहीं होता है। ये जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात करें, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ D2, तो जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होता है D2 का, ये अच्छा नहीं होता, क्योंकि जो ये हावी होता है, इस कारण क्या करता है कि हमारे जो मतलब मेटाबॉलिक क्रियाएं या हमारे शरीर में होने वाली क्रियाओं को स्लो डाउन कर देता है। इसलिए जो है हैवी वाटर मतलब बायोलॉजिकल रूप से फिट नहीं है सभी लिविंग थिंग्स के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इस चैप्टर को आज हम लोग इस चैप्टर को जो है यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर अब हम लोग देखते हैं आगे जिसका डिस्कस करेंगे, डिसाइड करेंगे कौन सा चैप्टर आपको पढ़ाया जाए। अगर आप कोई चैप्टर चाहते